Welcome to class 12th, and today we are continuing our chapter number 3. The name of the chapter is बंधुत्व जाति एवं वर्ग। और लास्ट वीडियो में हमने जो है हमारा टॉपिक था वो था विवाह के नियम, और इस टॉपिक में हमने जो है विवाह के नियमों के विषय पर चर्चा की थी। विवाह के नियमों के अनुसार उस समय के जो समाज में विवाह की दो पद्धतियाँ थी, यानी कि दो नियम होते थे विवाह के। एक तो होता था अंतर्विवाह पद्धति, यानी ऐसी जो पद्धति, ऐसा नियम जिसके अनुसार कुल के अंदर यानी एक ही कुल में विवाह होना, यानी अगर आप गोत्र देखें तो एक ही गोत्र में विवाह हो जाना, इसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। और दूसरा था बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति में क्या होता था कि समान कुल में, यानी कि एक ही कुल में विवाह ना हो करके बाहर किसी दूसरे कुल से या दूसरे गोत्र में विवाह होना, ये था बहिर्विवाह पद्धति। और अगर हम देखें तो उस समय के जो समाज में है, जो पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता था, स्त्रियों को जो है इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन जो है आज के समय में, अगर हम वर्तमान समय में देखें तो स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो आज हम स्त्री गोत्र पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है स्त्री गोत्र। अगर हम देखें तो जो ये गोत्र की जो पद्धति है, यानी गोत्र से जो संबंधित जो जांच पड़ताल हम आज करते हैं, आज के समय में करते हैं, ये जो है पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था। और जो ये पद्धति है ये सिर्फ 1000 ईसा पूर्व में ही प्रचलन में आई थी, यानी कि कुछ ही समय पहले ही जो है ये सिस्टम था, ये जो है प्रचलन में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना। ब्राह्मणों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी कि ये जो आपको अगले पॉइंट में बताएंगे कि जो ब्राह्मण होते थे, ये जो है देखिए, जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। यानी जो ब्राह्मणों का वर्गीकरण कैसे होता था, ऋषियों के नाम पर होता था। और जो प्रत्येक गोत्र है उसका जो संबंध होता था वैदिक ऋषि, यानी कि जो हमारे प्राचीन जो विद्वान ऋषि होते थे उनके नाम पर होता था। और उस गोत्र में जो है जन्म लेने वाले जो सदस्य हैं वे उसी ऋषि के वंशज, यानी कि उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। यानी कि ये माना जाता था कि भाई इनका जन्म उस ऋषि के कुल में हुआ है या ये उस ऋषि की संतान है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गोत्र के नियम क्या होते थे। यानी कि देखिए, वन बाय वन मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला नियम क्या होता था कि यदि किसी स्त्री का विवाह हो जाता था तो मतलब आप ये किसी लड़की का अगर विवाह होता था, विवाह से पहले तो वो अपने पिता का गोत्र जो है लगाती थी अपने नाम के आगे। लेकिन अगर विवाह होने के पश्चात उसके पिता का जो गोत्र है वो नहीं लगता था, उसकी जगह वो अपने पति का गोत्र, उसको पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था। तो इससे अगला जो गोत्र का जो दूसरा नियम है वो है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। देखिए, ये चीज़ अगर आप ध्यान दें तो वर्तमान में भी ये जो प्रथा है ये प्रचलन में है। देखिए, एक गोत्र में विवाह होना, यानी कि एक अगर आप अनुमान लगाएं तो एक गोत्र किनका होता है, यानी एक परिवार में अगर हम सदस्य हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्हीं का जो है गोत्र हमारे जैसा ही गोत्र होगा। यानी कि समान गोत्र वाले तो भाई या बहन होंगे। तो एक गोत्र में विवाह कैसे हो सकता है? तो ये जो इसका गोत्र का जो दूसरा नियम था ये था कि कोई भी जो है अपने गोत्र में विवाह ना करके, मतलब शादी आपस के गोत्र में नहीं होगी, यानी दूसरे गोत्र में विवाह हो सकता है। इसके बाद जो हमारा आपको मैं एक मतलब सातवाहन जो राजा थे उनके समय में जो प्रचलित प्रथाओं से मैं आपको बता दूं कि उस समय जो है, अगर हम उदाहरण देखें, इतिहास को उठा करके देखें तो उस समय हमें ऐसे उदाहरण मिले हैं सातवाहन राजाओं के, कि जो उनके राज्य में जो वो राजा होते थे, उनकी जो पत्नियां होती थी, उनका विवाह के बाद भी है जो गोत्र वो बदलता नहीं था, वो अपने पिता का गोत्र ही इस्तेमाल करती थी। तो ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं
उसके बाद अगर हम देखें तो सातवाहन जो राजा होते थे वो बहुपत्नीय प्रथा वाले होते थे, यानी कि उस समय जो है बहुत सारी पत्नियां रखने की जो है ये प्रथा भी प्रचलन में थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपत्नी और बहुपति प्रथा क्या थी, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए बहुपत्नी का जो बहुपत्नी प्रथा थी वो क्या थी कि एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था। तो ऐसा हमें जो संकेत मिला है सातवाहन राजाओं के, अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हमें ऐसा जो उदाहरण है ये मिलता है कि सातवाहन जो राजा होते थे वो एक से अधिक पत्नियों को जो है रखते थे, यानी एक से अधिक विवाह वो करते थे। और बहुपति जो प्रथा है ये भी अगर हम इतिहास में देखें तो ये भी हमें जो उदाहरण देखने को मिलता है। अगर हम महाभारत को उठा के देखें तो उसमें जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के 5 पति थे, यानी द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था। तो ये भी इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि ऐसी भी प्रथा प्रचलन में थी कि एक स्त्री जो है वो एक से अधिक पत्नियों के साथ विवाह कर सकती थी। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, क्या माताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था या उनका महत्व बहुत अधिक था। तो ऐसा उदाहरण हमें मिलता है इतिहास में। तो जैसे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, अगर आप देखें उठा करके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे सातवाहन जो राजा थे उनके अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि जो सातवाहन राजा होते थे तो उनका जो नाम होता था वो उनके नाम से पहले उनकी माताओं का नाम लगता था। इससे पता चलता है कि वे जो है काफ़ी मतलब उनके शासनकाल में जो माताओं का जो है काफ़ी महत्व होता था, जिससे पता चलता था कि जो है औरतों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी उस समय। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो नया टॉपिक है आज का, वो है कि समाज में फैली विषमताएं, यानी समाज में किस प्रकार की जो विषमताएं थी, किस प्रकार समाज जो है वो कई वर्गों में बटा हुआ था। और आपने इतिहास में पहले भी पढ़ा होगा कि जो हमारा समाज था उस समय का, जो हमारा प्रारंभिक समाज था, समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। और ये जो 4 वर्ग थे समाज के, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग होते थे और जो इनके नियम कानून थे उनका पालन सभी को करना होता था। वर्ण व्यवस्था पर समाज जो था आधारित था। सबसे पहला जो है वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय नाम से ही आपको विदित होगा कि जो क्षत्रिय होते थे वो जो सैनिक जो है सेना, जो मतलब शस्त्र धारण करते थे, यानी कि जो दूसरों की सुरक्षा करते थे। ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि यह समय पड़ने पर युद्ध करते थे, यह राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते थे, वेदों का पढ़ना और यज्ञ आदि करना इनका कार्य होता था। यह जनता के बीच में न्याय कराने का कार्य भी करते थे, यानी कि समाज का सबसे सुदृढ़ जो वर्ग था ये था। ये काफ़ी मतलब जो है बलवान वर्ग होता था और इसका जो धर्म होता था वो था कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि ये जो काफ़ी ये शारीरिक रूप से मतलब काफ़ी बलवान होते थे, अस्त्र शस्त्र विद्या में ये निपुण होते थे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो था दूसरा वर्ग था। ब्राह्मण नाम से ही विदित है कि जो इनका जो कार्य होता था वो वेद आदि का पठन पाठन करना, ज्ञान अर्जन करना, ठीक है ना, ये हवन पूजन वगैरह आदि करवाना, ये जैसे दान दक्षिणा वगैरह लेना, ये सब ब्राह्मण वर्ग में आता था। यानी ये लोग जो ब्राह्मण जाति के लोग होते थे, इन लोगों का काम था कि पुस्तकों का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा ग्रहण करना, यज्ञ आदि करवाना या मतलब यज्ञ आदि करना आदि या दान दक्षिणा लेना या देना, ये सब काम इनके होते थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैश्य। वैश्य जो वर्ग था वो व्यापारी वर्ग होता था, यानी व्यापार आदि के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। तो व्यापार में वे पशुपालन भी करते थे, कृषि आदि का व्यापार जो मतलब पशुओं का भी व्यापार करते थे, या कृषि से यानी प्राप्त जो उपज वगैरह होती थी उसका जो है व्यापार करते थे। तो ये मतलब व्यापारी वर्ग का कार्य होता था और ये दान दक्षिणा आदि देने में भी काफ़ी
जो है सक्षम होते थे, ये जो है काफ़ी दान वगैरह ब्राह्मणों को दिया करते थे। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा जो लास्ट जो वर्ग था वो था शूद्र वर्ग, क्योंकि ये ना तो शिक्षित होता था, ना ये अस्त्र शस्त्र विद्या में मतलब निपुण होता था, ना ही ये वैश्य आदि कार्यों में निपुण होते थे। तो ये जो वर्ग था शूद्र वर्ग, इसका काम ये था कि ये इन तीनों वर्गों को, यानी कौन से तीनों वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करने का काम इनको मिलता था। यानी इनका मुख्य काम ये था कि ये इन तीनों की सेवा करें। और जो ये जो वर्ग थे, इनके जो नियम मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये नियमों पर आधारित होती थी। यानी कि जो ब्राह्मणों के द्वारा ये निश्चित किया जाता था कि जो भी व्यक्ति जो है इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनको ये जो है शासकों के द्वारा दंडित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इन नियमों का पालन करवाने के लिए जो ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ बना रखी थी, यानी कुछ नियम कानून बना रखे थे कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इन नियमों का पालन करना होता था। सबसे पहला जो नियम था वो ये था कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन थी। इन्होंने ये नीति बना रखी थी, इन्होंने समाज में ये धारणा उत्पन्न कर रखी थी कि जो वर्ण व्यवस्था है ये किसी शासक या किसी व्यक्ति के द्वारा ये नहीं बनाई गई है, ये ईश्वरीय देन है। यानी अर्थात ईश्वर ने ही मनुष्यों को 4 वर्गों में बांट करके धरती पर भेजा है। यानी कि जो है ये सब ईश्वरीय देन है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जो दूसरी नीति थी, ये थी समाज में वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरा नियम ये था कि शासकों को, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग है, वो अपने जो साम्राज्य के जो शासक होते थे उनको प्रेरित करते थे कि सभी इस वर्ण व्यवस्था को जो है बड़ी मतलब कट्टरता से माने। यानी कि ये जो नियम कानून है उन पर अच्छी तरह से लागू किए जाएं। अगर यदि कोई व्यक्ति इन नियम कानूनों को नहीं मानता है तो उन्हें मतलब ये जो है सज़ा का प्रावधान होना चाहिए उनके लिए। और जो है तीसरा जो नियम था वो था, जनता को यह यकीन दिलाया जाता था कि उनकी जो है प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। यानी जो जिस कुल में होगा वे मतलब उसी रूप में प्रतिष्ठित होगा। अगर वो क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय समझा जाएगा, बलवान समझा जाएगा और उसका बलवान के रूप में सम्मान किया जाएगा। यदि वह ब्राह्मण वर्ग में पैदा होता है तो उसे मतलब ज्ञानी महात्मा समझा जाएगा और उसका मतलब उसी वर्ग के अनुसार उसका जो है सम्मान होगा। यदि कोई शूद्र अगर जाति में उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो उसका मतलब उसका धर्म जो है सेवा करना ही होगा। तो ये वीडियो आई थिंक आपको पूरी अच्छी तरह से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप दोबारा फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए और साथ ही साथ आपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसको भी रीड करना है। इससे आपको जो सारे पॉइंट्स हैं पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।